हाय गाइस। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको किस तरह से आपको रिमेनिंग डेज को प्लान करना चाहिए फॉर क्लैट एग्जाम। बहुत सिंपल से स्टेप्स होने वाले हैं सारे के सारे, और मैं चाहूंगा आप इन सारे स्टेप्स को बहुत अच्छे से समझो। और इसके लिए मैंने एक पूरी की पूरी पीडीएफ बना दी है। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, और जो स्टूडेंट्स हैं ऑफ जीके थेरेपी सेंटर, उन सारे के सारे स्टूडेंट्स के पोर्टल पे ये चीज़ ऑलरेडी डली हुई है। और वीक ऑन वीक इन चीज़ों का अपडेट आता जाएगा उनके पोर्टल पे। तो अब किस तरह से आपको मैनेज करना है टाइम को, कितने मॉक्स देने हैं, यहाँ से आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, वो सारी चीजें हैं इस एक सिंगल वीडियो के अंदर ऑन अ शीट। तो मैं आपको डायरेक्टली पोर्टल ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो ये रहा हम लोग का जीके थेरेपी सेंटर का पोर्टल। इस पर जब हम लोग आते हैं तो सबसे पहले मैं एक स्टडी प्लान डाल दिया है मैंने। इस स्टडी प्लान को कोई भी बच्चा क्लिक कर सकता है। इस तरह का कुछ स्टडी प्लान दिखेगा। मैं प्रिव्यू कर देता हूँ। प्रिव्यू करके मैंने ओपन कर दिया है। अब ये जो है ये एक 8 डेज स्टडी प्लान है, फ्रॉम 7 नवंबर टू 14 नवंबर। अब आप इसके हिसाब से आगे के डेज को प्लान कर सकते हो। एंड जो भी बच्चे हैं उनके लिए मैं सारे इस पूरे प्लान को फर्दर आगे इलेबोरेट करके प्रेजेंट करता जाऊंगा। जो पॉइंट्स आपको लगते हैं आपको फॉलो करने चाहिए, आप उनको फॉलो कर सकते हो। जो पॉइंट्स आपको ऐसा लगता है कि आपको स्किप कर देने चाहिए, आप उनको स्किप कर सकते हो। अल्टीमेटली जो आपकी ओवरऑल प्रेपरेशन होती है उसमें आपका दिमाग भी यूज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने दिमाग के बिना किसी और की सुन के पढ़ोगे तो आप कभी क्रैक नहीं कर पाओगे। लेकिन कुछ मैंडेटरी चीजें होती हैं जो हर बच्चे को करनी होती ही हैं। उन चीजों को आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल टेकिंग मॉक्स, या मॉक्स की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कितने सेक्शनल देने चाहिए। अब मैं तुम्हें ये नहीं बताने वाला हूँ सुबह 9 बजे से 11 बजे तक ऐसा करो, 12 बजे से 3 बजे तक ऐसा करो। इन चीजों पर हम बात नहीं करेंगे। हम लोग सिंपली बात करेंगे, मैंने तुम्हें 8 डेज का टास्क दिया, तुम्हें इस 8 डेज के टास्क को कंप्लीट करना है, और तुम्हें एनी हाउ कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे तुम कोई बहाना नहीं बता सकते कि मुझसे मुझे मेरी शादी आ गई थी, मेरे भाई की शादी आ गई थी, तो ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, तो मेरे स्कूल के एग्जाम आ गए, तो मेरे टीचर ने डांट दिया, तो मेरे टीचर ने मेरे पेरेंट्स को बुला लिया, तो मेरे पेरेंट्स को उन्होंने बहुत सुनाया कि तुम्हारा बच्चा कुछ नहीं करता। ये सारी बातें अब हो चुकी हैं। अब इन पे अगर टाइम वेस्ट करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा क्लाट में, और तुम्हें हो सकता है ड्रॉप लेना पड़े। अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम्हें सेकंड ड्रॉप लेना पड़े, अगर तुम सच में क्लाट क्रैक करना चाहते हो। क्योंकि क्लाट के साथ एक जो बहुत बड़ी खासियत है कि क्लाट में या तो तुम्हें एनएलयू मिलता है, या तुम्हें बहुत ही महंगा प्राइवेट कॉलेज मिलता है, या थर्ड लेयर पे तुम्हें एक बहुत ही सड़ेला कॉलेज मिलता है। मतलब जो बोलना चाहिए बिल्कुल एक टीओ 3 कॉलेज जैसा होता है। तुम इंडिया में जितने भी ट्रेडिशनल लॉ कॉलेजेस को देखोगे कोई भी अच्छा नहीं है, सारे बहुत ही बेसिक मीडियोकर कॉलेजेस हैं। अगर तुम देखोगे कौन से अदर एग्जाम्स एग्जिस्ट करते हैं बियॉन्ड क्लैट, तुम बोल सकते हो एलेट है। बट एलेट एक ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि एलेट में नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, क्लैट से भी बहुत ज्यादा कम है। एलेट में या तो एनएलयू दिल्ली मिलता है या तो नहीं मिलता है, और टोटल 120 सीट्स हैं। एमएचसीईटी, तो एमएचसीईटी में तो 50-60 सीट है। जीएलजीआईएलएस में, उसके बाद सीयूईटी, सीयूईटी में बीएचयू का भी वही सिचुएशन है कि बहुत ज्यादा कम नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो क्लैट के अलावा तुम्हारे पास जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो बहुत महंगे ऑल्टरनेटिव्स हैं, या बहुत बेकार ऑल्टरनेटिव्स हैं। इसलिए अगर तुम इस एक महीने में पूरी एफर्ट, पूरी जान लगा के पढ़ाई करते हो तो मैं तुम्हें बोल सकता हूँ तुम इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। जो भी तुम्हारा ड्रीम एनएलयू है उस ड्रीम एनएलयू को रीच कर पाओगे, उस एनएलयू लाइफ को जी पाओगे, जिस लाइफ को एक वक्त पे मैंने भी जिया है 5 साल तक। तो अब जो प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए हम लोग उस पर बात करते हैं कि 7 टू 14 नवंबर का ये प्लान है। लेकिन फर्दर जो भी बच्चे चाहते हैं वो मेरे को रीच भी कर सकते हैं। और माय नंबर, मेरा नंबर बहुत सिंपल सा है। आई बिलीव आप स्क्रीनशॉट कर लिए होगे। अगर स्क्रीनशॉट नहीं किया है तो 5 सेकंड पहले जाकर स्क्रीनशॉट कर लो, रीच कर सकते हो व्हाट्सएप पे। हम लोग बेसिक बातचीत कर सकते हैं अगर आपको हेल्प चाहिए तो, या तो फर्स्ट कमेंट में पिंड है, वहां से भी आप रीच कर सकते हो। तो देखो इस प्लान में सबसे पहली चीजें जो आती हैं, हम लोग 4 क्लैट मॉक्स दे रहे हैं इन 8 डेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको एवरी ऑल्टरनेटिव डे मॉक टेस्ट देना है। यहां से 1 महीना से कम बचा हुआ है। अब तो मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि 1 महीना बचा है क्लैट को। तो अब जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो सकता है आप 20 डेज पहले देख रहे हो क्लैट के, तो वहां से ही आप कोशिश करो कि एवरी ऑल्टरनेटिव डे एक मॉक टेस्ट दो। और अगर आपकी प्रेपरेशन, आपको ऐसा लगता है कि आपने एकदम एब्सोल्युटली सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो आप ये भी प्लान कर सकते हो कि आप एवरी डे मॉक दो। क्योंकि एवरी डे मॉक देना भी बहुत बार हेल्प करता है लास्ट के डेज में। एडिशनली बहुत बार बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि हमें कब तक का जीके पढ़ना चाहिए, यानी कि लास्ट डे क्या होना चाहिए जब हम जीके को पढ़ रहे हैं, और उस पॉइंट के बाद हम जीके ना पढ़ें। मेरे हिसाब से जो लास्ट डे होना चाहिए वो होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, जहाँ पे क्लाट का पेपर सेट हो जाएगा, वो होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 25 नवंबर। कि क्लाट के 10 दिन पहले
पेपर सेट हो जाता है। तो 25 नवंबर तक का अगर आप पूरा जीके पढ़ लोगे तो आप एक सेफ जोन में रहोगे। और बहुत सारे लोग यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं कि 15 नवंबर तक पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक लेयर डीपर जाके पढ़ने के लिए बोलूंगा। क्योंकि अगर क्लाट का एक पैसेज आ गया फ्रॉम 20th 21st 22nd नवंबर, तो आप मान के चल रहे हो 5 मार्क्स कैरी करेगा। आप क्लाट में 1 या 2 मार्क्स लूज नहीं करते हो, आप 5 मार्क्स लूज करते हो। तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप सेफ जोन में रहो तो अब एवरी ऑल्टरनेटिव डे मॉक दो, या तुम क्लाट के बहुत ज्यादा करीब हो तो एवरी डे मॉक दो। अब यहाँ पे जो फर्स्ट प्लान होना चाहिए वो तो मैंने तुमको बता दिया कि 4 फुल लेंथ मॉक्स देने हैं, विच मीन्स तुमने 480 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कर लिए इन 8 डेज ओनली। अब इसके साथ ही तुमको सेक्शनल टेस्ट देने हैं। सेक्शनल टेस्ट का मतलब होता है आपने किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन को पिक किया और उसका टेस्ट दे दिया। अब टोटल 8 सेक्शनल टेस्ट देने हैं इन 8 डेज। किस तरह से डिवाइडेड होने चाहिए सेक्शनल टेस्ट? तो 3 इंग्लिश के एंड 5 CR के। इंग्लिश जो है उससे हम लोग एक लेयर पे कंफर्टेबल हैं। सीआर लेकिन हम लोग के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को कॉज करता है आज भी। और सीआर आपको हो सकता है रियल एग्जाम में भी कुछ लेवल पे जाके प्रॉब्लम को कॉज करे। सीआर में बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स होते हैं। बहुत सारे लोगों ने लास्ट 3-4 महीनों में ही सीआर पढ़ा होगा। उसके पहले कभी भी उन्होंने क्रिटिकल रीजनिंग अपने लाइफ में टच नहीं किया होगा। इसलिए सीआर ज्यादा बड़ा फोकस रखो इन कंपैरिजन टू इंग्लिश। तो अगर आप 8 डेज को प्लान कर रहे हो तो 5 शुड बी डेडिकेटेड टू सीआर एंड 3 शुड बी डेडिकेटेड टू इंग्लिश। मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल आइडिया है ये कि आपको इस तरह से पढ़ना चाहिए। अलग अलग लोगों के अलग अलग आइडियाज होते हैं। अगर आपकी इंग्लिश भी बहुत ज्यादा वीक है, आप इंग्लिश में भी स्ट्रगल करते हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको इंग्लिश एंड सीआर ऑल्टरनेटिव डेज पे करना चाहिए। अगर आप इसको करते हो फॉर 8 डेज तो आपने अप्रोक्सीमेटली 192 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आप बोलोगे कि रीडिंग सेक्शन में तो एक थर्ड सेक्शन भी होता है विच इज लीगल रीजनिंग, तो लीगल रीजनिंग में क्या करें? तो लीगल रीजनिंग मैंने यहाँ पे एक अलग पॉइंट में डाला है कि लीगल रीजनिंग क्योंकि 25% वेटेज कैरी करता है, आपकी स्ट्रेंथ है, वो आप ज्यादा बेहतर समझ पाते हो, ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग आती है, ज्यादा एक्यूरेसी मिलती है इन कंपैरिजन टू सीआर एंड इंग्लिश। इसलिए उसको एवरी डे पढ़ो। एवरी डे कोशिश करो कि 1.5 आवर्स डेडिकेट कर रहे हो जस्ट फॉर लीगल रीजनिंग। मैं इसमें आवर्स की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इंग्लिश सीआर में मैं आवर्स की बात नहीं कर सकता हूं। उसमें ऐसा हो सकता है कि आप जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पढ़ रहे हो, और मैं मान रहा हूं कि आपने बेसिक्स कर लिए होंगे अभी तक इंग्लिश और सीआर के। तो जब आपके इंग्लिश और सीआर के बेसिक्स हो गए हैं तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। लीगल में लेकिन बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते रहते हैं और बहुत सारे करंट लीगल अफेयर्स हैं जो आपको पढ़ते रहने चाहिए, जिनको आपको मिस नहीं करना चाहिए। कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट क्योंकि हमारे सामने कभी ना कभी आ ही जाता है। तो आपको उन सारी चीजों से अपडेटेड रहना है। आपको उन नए चीजों पे भी फोकस करना है। फॉर एग्जांपल मोदी जी ने कोई नया बिल इंट्रोड्यूस किया या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किसी नई चीज पर डिसीजन दिया, तो आपको इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए 1.5 आवर्स आपको डेडिकेट करने हैं जस्ट फॉर लीगल रीजनिंग। इसमें आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। आपको कोशिश करना है एक सेक्शनल टेस्ट तो एवरी सिंगल डे दो। हर रोज एक सेक्शनल टेस्ट दो ऑफ लीगल रीजनिंग, प्लस लीगल रीजनिंग को रीड करो। जो बेसिक्स हैं 4 कोर सब्जेक्ट्स प्लस 4 एडिशनल सब्जेक्ट्स, मिसलीनियस सब्जेक्ट्स, इनके सारे बेसिक्स कवर कर लो इस 1.5 घंटे के टाइम में। फर्दर तुम्हारा जो टोटल स्टडी आवर्स होने चाहिए वो होने चाहिए अप्रोक्सीमेटली 7 आवर्स एवरी डे। मेरा पर्सनल आइडिया है कि 56 आवर्स तो आपको मिनिमम इन्वेस्ट करने चाहिए इन योर प्रिपरेशन इन द लास्ट 1 मंथ ऑफ एग्जामिनेशन। अब इसके बाद हमको किस तरह से प्लान करना चाहिए किसी भी दिन को? तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं 7 नवंबर को प्लान कर रहा हूँ, तो 7 नवंबर को मान लो मैंने मॉक दिया, मॉक 1 यहाँ पे हम लोग इसको बोल दे रहे हैं इजी करने के लिए। तो मॉक 1 दिया, मॉक 1 के साथ मुझे क्या करना है? 2 आवर्स जीके पढ़ना है मिनिमम। अभी हम लोग जीके को कम रख रहे हैं क्योंकि एंड के डेज जो होंगे ना वहां पे सिर्फ जीके पढ़ना होता है। अभी जीके पे कम फोकस करो। अगर तुम 30 डेज पहले देख रहे हो इस वीडियो को, या फिर हो सकता है तुम 25 या 20 डेज पहले देख रहे हो, तुम 20 डेज पहले अगर देख रहे हो, हम लोग एक बेसिक टाइम इमेजिन कर लेते हैं, तो 8 डेज तो डेडिकेटेडली तुम दूसरे सब्जेक्ट्स पे दो जहां पे जीके का पोर्शन तुम बहुत ज्यादा कम रखो। और जीके के वही टॉपिक्स पढ़ो जो सारे के सारे नए टॉपिक्स हैं जो तुमने कभी टच नहीं किए हैं। रिवीजन करने इतनी जल्दी मत जाओ जीके का, क्योंकि लास्ट के कुछ डेज सिर्फ रिवीजन के लिए ही होते हैं। तो रिवीजन अभी से करने की जरूरत नहीं है। रिवीजन लास्ट 12-13 डेज में करना। उन डेज में बाकी कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि तुमको बहुत ज्यादा प्रेशर फील होगा, बहुत ज्यादा लोड फील होगा आप जीके। इसलिए उन डेज को रखो फॉर रिवीजन, लेकिन अभी सारे के सारे नए टॉपिक्स पढ़ो। तो यहाँ पे तुमने 2 घंटे नए टॉपिक्स पढ़े ऑफ जीके, 1.5 आवर्स में लीगल रीजनिंग सॉल्व किया, एंड अदर सब्जेक्ट्स को दिए 3.5 आवर्स, जिसके अंदर क्रिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश का, इन दोनों में से किसी एक चीज का एक सेक्शनल टेस्ट था मिनिमम।
और हम लोग ने यहाँ पे एक मॉक टेस्ट भी दिया है। तो इस तरह से हमारा कुछ प्लान होना चाहिए कि हमने अगर इसके अंदर मॉक टेस्ट दे दिया है तो हमारे पास 1.5 आवर्स बचे। उस 1.5 आवर्स को आप एनालिसिस में यूज कर सकते हो मॉक के, उसको आप दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए यूज कर सकते हो बियॉन्ड लीगल रीजनिंग एंड जीके। तो ये एक बेसिक मोटा मोटा प्लान है, इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो आप अपने हिसाब से, लेकिन इस तरह के ही किसी प्लान को आप फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे एनालिसिस अगर हम लोग कर रहे हैं तो एनालिसिस नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। मेरा पर्सनल आइडिया है, बहुत सारे लोग डिसएग्री करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मॉक दिया, मॉक का एनालिसिस कर लिया, उससे बेनिफिट ये होता है कि मेरे को याद रहते हैं क्या क्वेश्चन है और उसकी रीजनिंग को मैं कैरी कर पाता हूँ लंबे वक्त तक। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं आज मॉक दे रहा हूं तो मैं इसका कल एनालिसिस करूं तो ये मेरे दिमाग में ज्यादा लंबे वक्त तक रहेगा, क्योंकि मैं उस क्वेश्चन को रिविजिट कर लूंगा एब्सोल्युटली। तो मैंने एक ही क्वेश्चन को दो बार पढ़ लिया। लेकिन अगर मैं मॉक देने के तुरंत बाद एनालिसिस करता हूं, दोनों मेथड सही है, लेकिन अगर मॉक देने के तुरंत बाद एनालिसिस करता हूं तो मुझे वो क्वेश्चन ध्यान था और अब मैंने उसकी रीजनिंग पढ़ ली है। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट डे कर रहा हूं तो मेरी रिवीजन हो जा रही है उस क्वेश्चन की। तो इस तरह से आपको प्लान करना चाहिए मॉक एनालिसिस को। अब यहाँ पे मैंने फर्दर इसी तरह से लिखा हुआ है कि लीगल रीजनिंग 1 आवर 1.5 आवर्स दो, जीके सीए को आप 2 आवर्स दो, और आप फर्दर इसको चेक कर सकते हो डाउनलोड करके अपने लेवल पे। अब हम लोग ने 4 मॉक्स को डिसाइड किया है जैसे इन डेज पे देने का। एनालिसिस के डेज कौन से होंगे, तो एनालिसिस के ये वाले डेज होंगे, यहाँ पे अलग से मेंशन्ड है। इसके बाद है सेक्शनल प्रैक्टिस। सेक्शनल प्रैक्टिस का एक बेसिक शेड्यूल होना चाहिए कि आप इंग्लिश को किन डेज पे कर रहे हो, क्रिटिकल रीजनिंग को किन डेज पे कर रहे हो। ये बताने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अगर वीक के पहले ही लिख लोगे कि मुझे इन इन टास्क को कंप्लीट करना है तो आप अपनी पूरी लाइफ को उसके अराउंड चेंज कर पाओगे। आप ऐसा नहीं होगा कि मैं मेन किसी और चीज को कर रहा हूँ, फिर मैं कहीं और हॉप कर गया, फिर कहीं और हॉप कर गया, तो हॉपिंग में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा था तो मैंने ये करने की कोशिश की, ये नहीं समझ आ रहा था तो मैंने ये करने की कोशिश की। बहुत सारे बच्चे इस चीज को कर रहे हैं। मेरी जब बात होती है तुम लोग से तो तुम लोग यही बोलते हो कि जब मैथ सॉल्व नहीं होती है तो मैं इंग्लिश पे मूव कर जाता हूँ, इंग्लिश सॉल्व नहीं होती है तो मैं क्रिटिकल पे मूव कर जाता हूँ। इन चीजों को मत करो, डेडिकेटेड डेज रखो, पूरे वीक का प्लान बनाओ, उस वीक के प्लान को एग्जीक्यूट करो। अब क्या चीजें तुम्हें करनी चाहिए और क्या चीजें तुम्हें नहीं करनी चाहिए, तो क्या चीजें करनी चाहिए पहले हम लोग ये कवर कर लेते हैं। फर्स्ट चीज कि मॉक्स बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। एनालिसिस, सेकंड पॉइंट, एनालिसिस बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। लीगल रीजनिंग की 1.5 आवर्स की प्रैक्टिस बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। न्यू टॉपिक्स को लर्न करना है तुम्हें इन जी के सेक्शन, लास्ट 12-13 डेज में रिवीजन होनी चाहिए, उसके पहले रिवीजन स्टार्ट नहीं होगी। 8 आवर्स की स्लीप रखने की कोशिश करो। यहाँ से बहुत ज्यादा मुश्किल है लेकिन तुम्हें कोशिश करनी होगी, क्योंकि जब हम लोग अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 आवर्स की स्लीप रखते हैं तो हम लोग का दिमाग जो है वो कंप्लीटली रिफ्रेश हो जाता है। तो तुम भी अपनी बॉडी का ट्रैक रखो, क्योंकि मैंने कहीं पे देखा था किसी वीडियो में, मोस्ट प्रोबेबली बियर बाइसेप्स के, वो भूत का वीडियो नहीं था। तो उस वीडियो में उसने बताया था, मतलब एक ऑब्वियसली गेस्ट था, रणवीर इलाहाबादिया नहीं बता सकता इन बातों को, कि किस तरह से हमारी बॉडी जो है वो हील करती है खुद को ड्यूरिंग स्लीप आवर्स। तो स्लीप आवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। स्लीप आवर्स में आपने जो पढ़ा है आप उस चीज को रिटेन भी कर पाओगे, अदरवाइज आपके लिए रिटेंशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी और आप एवरीडे बेसिस पे चैलेंज को फेस करोगे ऑफ रिटेंशन। तो उससे हमको बाहर आना है उस लूप से। और मॉक की प्रोग्रेस को ट्रैक करने की कोशिश करो ऑन डेली बेसिस। डेली जो भी मॉक दिया है उस पर दिमाग लगाने की कोशिश करो कि मैं कैसे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था, या मैं कैसे कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स को गेन कर सकता था। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए इसमें, एक पॉइंट मेरा गलत हो गया है एब्सोल्युटली, मैं नेक्स्ट टाइम इसको करेक्ट कर दूंगा। कि हमें सबसे पहली चीज अवॉइड करनी चाहिए कि हमें यहाँ से न्यूज़पेपर रीड नहीं करना है। न्यूज़पेपर रीड करने से बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है और उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। न्यूज़पेपर इतने अच्छे से जीके को कवर भी नहीं करता है। अगर आप उस टाइम को इन्वेस्ट करोगे इन रीडिंग सम मैगजीन और रीडिंग सम इंपॉर्टेंट वेबसाइट या कहीं से आर्टिकल रीड करोगे तो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा इन कंपैरिजन टू रीडिंग न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर्स को अवॉइड करो। बेटर रिसोर्सेज पे क्लासेस को फॉलो कर लो, कहीं से वेबसाइट से रीड करना प्रेफर कर लो, दृष्टि आईएएस से रीड कर लो। ये सारे बेटर रिजल्ट तुमको लाके देंगे। हर मॉक में स्ट्रैटेजी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब जो भी एक स्ट्रैटेजी बना रहे हो उस स्ट्रैटेजी के साथ जाओ। बार बार हर बार नई स्ट्रैटेजी ट्राई ट्राई करने की जरूरत नहीं है। लास्टली, प्रोकास्टिनेशन को अवॉइड करो कंप्लीटली। प्रोकास्टिनेट करोगे तो प्रोकास्टिनेशन एक ट्रैप है, और अपने गोल्स को बिल्कुल भी मत गिरने दो। गोल जो भी तुम्हारा था स्टार्टिंग ऑफ द प्रिपरेशन, उसी गोल को कैरी करो और लास्ट डे तक उसी ही कैरी करना।